नाउ कीप क्वाइट। अब देखो भैया सामने आराम से। हमारा जो यूनिट चल रहा है, हमारी मैथमेटिक्स की जो यूनिट चल रही है उसका नाम है क्या? अलजेब्रा। और अलजेब्रा की ऑलरेडी हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं और वो क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बेसिक्स के बारे में पता कर चुके हैं। चलिए भैया इधर देखो, आज क्या डेट है? 28/07। एक्सरसाइज नंबर 3, क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हम जिस मेथड के बारे में बात करेंगे, इट इज अ ग्राफिकली मेथड। इसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए होगा, तो आप सभी के पास में ग्राफ कॉपी है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल कॉपी को ही ग्राफ कॉपी में बदल लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको 4 मेथड बताए थे कल। किसी भी मेथड का कोई फॉर्मूला है नहीं, सीधी सीधी तरीके हैं, प्रोसीजर है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम वो प्रोसीजर्स क्या करते जाएंगे बेटा? सीखते जाएंगे। आज हम जिस मेथड की बात करेंगे वो मेथड है ग्राफिकली मेथड। तो चलिए भैया एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप प्यार से उसको समझना, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखो भैया, नई बुक देना, क्या है ये? देखो, चैप्टर नंबर 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.1, पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको जो सॉल्यूशंस निकालने वो कैसे निकालने बेटा? ग्राफिकल। चलिए भैया, जो प्रॉब्लम्स आपको दी गई है वो वर्ड्स में दी गई है, हम पहले उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि उसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना? मैं भी ये मान के चलता हूँ, कॉपी किताब बंद कर दे बेटा, इधर है ना, विश्वास रख, मैंने बोला ना ट्रस्ट होना चाहिए अपने टीचर पे। कॉपी किताब बंद करके बैठो, मैं प्रश्न पढ़ूंगा आराम से। डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाओ, मैं बोला था ना फोकस्ड माइंड के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाओ। और कॉपी किताब हमारी डिस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत बड़ा साधन होता है, जब आपका टीचर आपके सामने खड़ा हो। टीचर खड़ा है, कॉपी किताब बंद करके आराम से चिल्ल होकर बैठो। मैं भी ये मान लेता हूँ कि भैया मैं भी 10th क्लास का बच्चा हूँ और मेरे को भी आता नहीं है, वो सोचना सिखा रहा हूँ तुमको। प्रश्न को पढ़ेंगे बहुत आराम से। क्या बोल रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th की कक्षा 10 के अंदर कितने बच्चे हैं? अब आगे बोल रहा है टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज का मतलब होता है क्लास टेस्ट, है ना? क्लास टेस्ट के अंदर कक्षा 10 के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं भी अगर तुम्हारा कोई टेस्ट लूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई चॉइस नहीं है कि सर मैं टेस्ट नहीं दूंगी, बिल्कुल आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो जितने बच्चे सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब भैया कोई क्लास है तो लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, मान लेते हैं इस क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो भैया लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर बच्चे कितने होने चाहिए? 10। कक्षा 10 में कितने बच्चे हैं? 10। तो हमारी पहली इक्वेशन तो हमें यही मिल गई। देखो, मैथमेटिक्स में जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ना, जो वर्ड्स में लिखा होता है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मैंने ये आपसे ये वर्ड्स कहे कि एक कक्षा 10 है, एक क्लास 10th है, जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज की संख्या 10 है, तो भैया गर्ल्स अलग कैटेगरी है, बॉयज अलग कैटेगरी है, तो गर्ल्स को अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा और बॉयज को हम मानेंगे लेट। देखो क्वेश्चन यहां से चालू हो रहा है, लेट x boys and y girls in class 10। हमने ये मान लिया कि भैया x तो बॉयज हैं और y क्या है। अभी हमें पता नहीं ना कितने क्या है, हमको तो ये पता है कि एक कक्षा के अंदर 10 बच्चे हैं। अब उन 10 बच्चों में ये थोड़ा ना पता है कि लड़के कितनी है और लड़कियां कितनी हैं। तो हमने बोला कि सर x तो लड़के हैं और y क्या है। अब हम एक चीज समझ गए कि सर अगर लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को, मतलब गर्ल्स और बॉयज को ऐड कर दे तो नंबर कितना आएगा? यही बन गई आपकी इक्वेशन नंबर। ओ भैया इधर देख ले, तेरी ज्यादा समस्याएं रहती है, मैंने पहले बोला है, मैं पढ़ाती टाइम में, या मैं पढ़ाऊं, रवि जी पढ़ाइए, इस दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ाए, पढ़ती टाइम में थोड़ा सा सीरियस हो जाया करो। बाकी हंसी मजाक तो हम तुमसे ज्यादा करते हैं। किसी भी टीचर को देख लो, क्लास में सब जरा बकवास वही करता है।
पढ़ने की टाइम पे फोकस माइंड नहीं, फिर तुम क्या करोगे, इस प्लस को इधर लिखोगे, एक्स को इधर लिखोगे, वाई को इधर लिखोगे, तो मैं इतना भी माइंड तुम्हारा इतना भी सिंक्रोनाइज, वो इतना भी फोकस नहीं रह पाता कि चीजों को कहाँ लिखना है। तो कम से कम देखो तो सही बोर्ड पे, शॉर्ट टर्म मेमोरी ही लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। अच्छा कि सर लेट एक्स बॉयज एंड वाई गर्ल्स इन क्लास 10, इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स और बॉयज को अगर ऐड कर देंगे तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे क्लास 10 में। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन आगे बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। 4 मोर का मतलब क्या हुआ, 4 ज्यादा होना। हम ये मान लेते हैं कि भैया जो लड़कियों की संख्या है ना वो हमने क्या मानी बेटा, वाई मानी। क्या मानी, ये लड़कियों की संख्या कब आएगी, जब लड़कों से वो 4 ज्यादा हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स में मोर का मतलब क्या होता है, प्लस। हम लड़कों की जो भी लड़के हैं उनमें 4 ज्यादा यानी कि 4 ऐड कर देंगे तब लड़कियां आएंगी। जैसे मान लो अगर लड़के 2 हैं, लड़के कितने हैं, तो फिर लड़कियां 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जैसे 2 में 4 ऐड करते 6 हो गया ना। मान लेते हैं कि हमारे पास लड़के जो है वो क्लास में 6 है, कितने हैं, तो फिर लड़कियां 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लड़के, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लड़के जितने हैं ना लड़कियां उनसे 4 ज्यादा है। अगर एक ही लड़का क्लास में है तो लड़कियां होंगी फिर कितनी, 5। कितनी हो जाएगी, इतना समझ गए। तो हमने बोला कि सर लड़कियां जो है मतलब गर्ल्स जो है वो वाई है, कितनी है, तो ये वाई किसके इक्वल है, ये नंबर किसके इक्वल है, जब हम बॉयज में 4 ऐड कर देंगे। बॉयज में क्या कर देंगे बेटा, 4 ऐड कर देंगे, तब जाके हमारे पास में गर्ल्स आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन बोल रहा है तो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर, बताओ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स होते हैं। इन दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए क्लास में हमने बताया था 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। बताओ दोनों रेडी है क्या, जब दोनों इक्वेशंस रेडी है तो हम भैया 4 तरीकों से, 4 मेथड से इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हम पहला तरीका लगा रहे ग्राफिकली मेथड। क्या लगाएंगे, अच्छा ग्राफिकली मेथड को सोल्व करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना होता है और अलग अलग इक्वेशंस के लिए हम कोऑर्डिनेट्स मांगेंगे। क्या मांगेंगे, देखो इस दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम वहां पॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे मान लो मुझे एक लाइन ही खींच ली है तो लाइन खींचने से पहले यहां और यहां पॉइंट बनाऊंगा ना, और पॉइंट जो होता है वो एक कोऑर्डिनेट होता है। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा ना तो बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा। अभी इतना समझ लो कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। अच्छा प्लॉट कहाँ करेंगे, तो प्लॉट करने के लिए हमारे पास में एक सिस्टम है। जैसे अभी ये सिस्टम जनरेट किया, कोचिंग का तुमको बैठा रखा है, वैसे हर पॉइंट को बैठाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, ये कैसा होता है भैया, ये एक प्लस जैसा होता है, भी मैं बताऊंगा। उससे पहले हमारे पास में पॉइंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पॉइंट। देखो भैया पॉइंट्स करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलेंगे, फ्रॉम 1। क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को देखो भैया, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस में y इक्वल टू 10, यही है क्या। हम यहां से क्या करेंगे, इस y को अलग कर लेंगे। देखो पॉइंट्स निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट और एक अनदर वेरिएबल को डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि हम एक वेरिएबल से काम करवा सके और दूसरा प्रॉफिट कमा सके। आज यही तो हो रहा है। स्कूलों में क्या होता है, टीचर्स को बुलाए जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, एम्प्लॉइज रखे जाते हैं। एक बॉस होता है जो फ्री होता है, तो वो सबसे काम करवाता है और प्रॉफिट कौन कमाता है, वो भी कमाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। देखो इधर y बैठा है, इधर 10 बैठा है, हम क्या करेंगे, इस x को हटाएंगे यहां से, तो बताओ ये प्लस का x इधर आके क्या हो गया, बस ये हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, एक वेरिएबल को अलग कर लिया। अगर एक वेरिएबल को आप अलग कर लेते हो तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिक डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बेटा ये x है ना, वो देखो इस 10 से माइनस होके ही कुछ देगा, तो ये तो डिपेंडेंट हो गया, जबकि y क्या हो गया, फ्री हो गया। क्या हो गया, अब बताओ फ्री एलिमेंट से आप कोई काम करवा सकते हो क्या, नहीं करवा सकते। हम केवल और केवल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल से काम करवा सकते हैं। जो हमारा गुलाम है उसी से तो काम करवाएंगे। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, इतनी सी बात हमें याद रखना है कि कम से कम 3 पॉइंट्स बनाने। कितने पॉइंट्स बनाने, ये लो भैया, यहां लिखेंगे x और यहां क्या लिखेंगे, क्योंकि जब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे ना, पॉइंट जो प्लॉट होता है ना उसका कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, इसलिए हम x की वैल्यू रखेंगे फिर y की वैल्यू रखेंगे। अब सुनो भैया, वैल्यू ऐसी ही रखनी है। अब ये कहां से लाए सर, वैल्यूज कहां से लाए, तो अपने मन से लिखनी है। आप कुछ भी दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर लिख सकते हो, पर ध्यान में रखना कि छोटे छोटे नंबर लिखना, बड़े नंबर मत लिखना, क्योंकि जितना बड़ा नंबर लिखोगे ना उतनी बड़ी लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी।
तो भैया आपके ग्राफ पेपर में इतनी बड़ी बड़ी लाइन आप ड्रॉ कर नहीं सकते, तो छोटे छोटे नंबर लिखो, जैसे 0 से 5 या 0 से -5। आगे बात समझ में? अब सुनो, लेकिन ध्यान ये रखना है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कई क्वेश्चंस में ये दिक्कत आएगी कि नंबर है ना एक इंटीजर नहीं बनेगा 3/2। देखो ऐसा नंबर लिखना है कि कभी भी ऐसे नंबर ना बने 3/2 बन गया या 1/2 बन गया या 2.5 बन गया, ऐसे नंबर नहीं बनने चाहिए। यानी कि हमेशा अपने आप में एक इंटीजर यानी कि परफेक्ट नंबर बनना चाहिए, यानी कि उसको पूरा लिखा जा सके, जैसे 1 2 3 ऐसे पूरा लिखा, ऐसे नहीं 3/2 1/2 ऐसे नंबर लिखेंगे। यानी कि हम इस x की जगह एक ऐसा नंबर रखेंगे जो एक परफेक्ट इंटीजर होगा, न कि रेशनल या इरेशनल नंबर या कोई डेसिमल नंबर या कोई स्क्वायर नंबर या कोई क्यूबिक नंबर। अपने आप में परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो देखो अपने आप में परफेक्ट रखो भैया। अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ बेटा, 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, मेरी मर्जी, मैं जचे जो रखूं। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो भैया 10 - 2 कितना हो गया, तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अगर मान लो मैं यहाँ पर मान लो 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, तो मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो 10 - 3 कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। अगर मैं मान लो यहाँ 4 रखता, क्या रखता बेटा, तो 10 - 4 कितना हो जाता, 6। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हम अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे मन में आ रहा था 0 रख ले क्या, तो 0 रख लो भैया। जैसे यहाँ 0 रखोगे यहाँ 10 आ जाएगा, क्या जाएगा? तुमको ऐसा लग रहा है सर -1 रख ले क्या, तो जैसे ही आप माइनस रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11। आप अपनी इच्छा से बेटा कुछ भी रख सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बेटा बहुत ध्यान से समझना, 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ग्राफिकली मेथड। मैं ये नहीं कहता यही आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। पूरे 4 नंबर देके जाता है। कितने नंबर देके जाता है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा तो अपने आप में अकेला क्वेश्चन आएगा। अब सुनो, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट देखो भैया, हमने फ्रॉम 1 से कोऑर्डिनेट्स जनरेट कर लिए, अब 1 का काम हो गया। अब भैया सेकंड कौन आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हम लिखेंगे फिर से फ्रॉम 2। क्या लिखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और गलती की गुंजाइश ना के मात्र होती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सब कुछ अपनी तरफ से हो रहा है। बताओ इसमें कुछ अलग करने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेपरेट करके दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ बेटा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस में क्या दिया हुआ है, यानी कि हमें ऑलरेडी ही वैल्यू क्या है, y की अलग ही करके दे रखी है। तो इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो भैया कम से कम कितने निकालो, 3 तो निकालो ही निकालो। वैसे 2 से भी काम हो जाता है, क्योंकि यह है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बना होता है लीनियर पोलिनोमियल से, और लीनियर पोलिनोमियल का काम होता है लाइन बनाना। क्या बनाना, तो किसी भी लाइन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में 2 पॉइंट्स होने चाहिए कम से कम। लेकिन आप 3 क्यों ले रहे हो सर, 2 क्यों नहीं ले रहे? 3 से बेटा थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता है, मतलब लाइन थोड़ी सटीक बनती है। क्या 2 से नहीं बनेगी, क्या बिल्कुल बनेगी। लेकिन भैया थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तुमको भैया जोर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मत निकालो, 2 तो कम से कम निकालना पड़ेगा। क्योंकि 1 पॉइंट से आप लाइन भले बना सकते हो लेकिन डायरेक्शन नहीं दे पाओगे, किधर जाएगी लाइन, वो किधर भी निकल सकती है। लेकिन 2 पॉइंट से एक परफेक्ट डायरेक्शन आती है। आगे बात समझ में? अब सुनो भैया, सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे। अब देखो भैया, आप अगर यहाँ 1 रखते हो तो फिर आंसर कितना आएगा, अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 4 और 2 कितना हो गया। अगर आप यहाँ 3 रखते हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। आप अपनी मर्जी से, मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं, आप बोलो सर हम तो ये नहीं रखे, हम तो कुछ और रखना चाहते हैं, तुम्हारे जच्चे जो रखो, पर याद रखना कि कोई बड़ा नंबर मत रख देना। तुम बोलोगे सर हम तो यहाँ 100 रखेंगे, रख लो, क्या दिक्कत है। 100 से बन जाएगा 104। अगर लड़कियां 100 है तो लड़के बन जाएगी 104। अगर लड़के अगर 100 है तो लड़कियां बन 4 देता है। लेकिन फिर आपको भैया ग्राफ के अंदर 100 पॉइंट शो भी करने पड़ेंगे, तो इतना बड़ा ग्राफ पेपर थोड़ा ना होता है हमारे पास। इसलिए नंबर्स हमेशा याद, देखो नंबर्स आपको कहां से कहां तक लिखने हैं, आप 0 से लेकर इधर आप 5 तक चले जाना। अगर इधर तक रखने के बाद में और भी नंबर आपको रखने हैं तो भैया पीछे -5 आ जाना, इससे बड़ा मत जाना। या तो इधर या ज्यादा ही, अगर आपको सारी वैल्यूज पॉजिटिव चाहिए तो आप 10 तक चले जाओ। जैसे मैं यहाँ तक 7 तक चला गया ना, तो आप इधर चाहे 10 तक चले जाओ और इधर -10 तक चले जाओ। इससे बड़ा नंबर मत लिख देना, क्योंकि ग्राफ में हम 10 तक तो शो कर सकते हैं, उसके बाद में हमारा ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाता है। फिर आपको दुनिया का बड़ा ग्राफ पेपर लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, लिख बिल्कुल सकते हो आप, लेकिन फिर आपको वहां या तो आपको यूनिट का, या तो आपको स्केल बढ़ाना पड़ेगा, और स्केल नहीं बढ़ाओगे तो पेपर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम दोनों ही नहीं बढ़ाना चाहते। आगे बात समझ में? अब दो, इस इक्वेशन से भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, और इस इक्वेशन से भी हमें क्या मिल चुके हैं। जब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट सिस्टम पर क्या कर देते हैं बेटा, प्लॉट कर देते हैं। और प्लॉटिंग सबसे आसान काम होता है। इधर देखो क्या करें,
आपके पास में जो ग्राफ पेपर है ना, उस ग्राफ पेपर में आपको बड़ा सारा क्या बनाना पड़ेगा, इस तरीके से प्लस बनाना पड़ेगा। ये लो भैया बन गया प्लस। इस वाली एक्सेस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? तो ये ऊपर होता है पॉजिटिव वाई, नीचे होता है नेगेटिव वाई। और ये वाली जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है? ये दोनों एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। एक्चुअल में ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है वो एक्चुअल में मैंने बनाया ऐसे है, लेकिन ये ऐसे नहीं बना, ये ऐसे बना है, इधर 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 और इधर, इस तरीके से बना हुआ है ये। आ गई बात समझ में? यानी कि हम 0 से इधर वाली डायरेक्शन, फिर नीचे वाली डायरेक्शन, फिर इधर वाली डायरेक्शन, फिर इधर वाली डायरेक्शन, वो तो इजी हो जाए बनाने के लिए, इसलिए हम प्लस बना देते हैं। एक्चुअल में ये प्लस नहीं है। एक्चुअल में क्या नहीं है, ये सारी की सारी जो डायरेक्शन है, एक पॉइंट से कमल खिलता है ना वैसे खिली हुई है। एक पॉइंट से इधर, इसी पॉइंट से इधर, इसी पॉइंट से ऊपर, इसी पॉइंट से। आ गई क्या बात समझ में? यानी कि एक्चुअल में इसका बनाने का तरीका ये नहीं है, एक्चुअल में तरीका ये है। आ गई क्या बात समझ में? यानी कि जहां से ये चारों डायरेक्शन निकल रही है वही डायरेक्शन इसका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, कि यहीं से सब कुछ शुरुआत हुई। आ गई क्या बात समझ में? अब सुनो मेरी बात। अब क्या करेंगे सर, अगर आप अपने ग्राफ पेपर में देखोगे तो बहुत सारी लाइनें आपको नजर आएगी, तो आप पेंसिल से एक डार्क बना के प्लस बना दो। क्या बना दो? और हर एक डार्क लाइन को हम एक यूनिट मानेंगे। बेटा क्या मानेंगे? जैसे मान लो आपको ग्राफ पेपर में इस तरीके से लाइंस होती है ना, ऐसे डॉट डॉट वाली लाइंस होती है ना, ऐसे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइंस होती है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस एक बॉक्स को यहाँ पे और यहाँ पे, इस पॉइंट को हम एक यूनिट मानेंगे। ये वाली पॉइंट तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया दोनों के लिए, तो यहां मानेंगे 1, तो इसको भी क्या मानेंगे? ये वाला जो 1 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और ऊपर वाला जो 1 है वो वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल बोलते हैं। जब मैं चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम और डीप में जाएंगे, लेकिन अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमको केवल पॉइंट्स को प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखो कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8, और इधर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यानी कि हम दोनों तरफ कम से कम 8 पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 9 कर लो, एक ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 हो गया, यहां कर लेते हैं 2, यहां कर लेते हैं 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7 और 8। इधर भी कर लेते हैं, 1 तो हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, अभी तो मेरे पास ये जो डायग्राम है ना वो रफ है, तो मैं तो कहीं भी प्लॉट कर रहा हूं, लेकिन तुमको कहां करना है? डार्क लाइन पर। कहां करना है? जैसे अभी आपके पास ग्राफ पेपर है क्या किसी के पास? अगर ग्राफ पेपर आप लोगों के पास में है तो देखो ग्राफ पेपर इधर देख लो तुम, तो ये देखो डार्क लाइन है ना, ये डार्क लाइन दिख रही है ना। अगर यहां आप पॉइंट प्लॉट कर रहे हो तो दूसरा यहां आएगा, फिर तीसरा यहां आएगा, फिर चौथा यहां आएगा। डार्क लाइन पर प्लॉट होंगे पॉइंट्स। कहां होंगे बेटा? आपको क्या है, देखो इस तरीके से एक डब्बा नजर आ रहा होगा, इस तरीके से एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, और इस बॉक्स में से भी 4 लाइनें ऐसी जा रही है। इस तरीके का बॉक्स होता है ना। इस पॉइंट को बोलते हैं 0, क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं 0.5, क्या बोलते हैं? और इस पॉइंट को बोलते हैं 1, क्या बोलते हैं? तो हमको 0 से लेकर, हमको 0.5 से तो मतलब ही नहीं है, हम तो क्योंकि आधे अधूरे नंबर तो ले ही नहीं रहे ना, तो हमको भैया 0 से लेकर 1, यानी कि 0 से डायरेक्ट हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? हमेशा याद रखना, अगर आप नंबर प्लॉट करना सीख गए तो फिर लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, अभी मैं आपसे क्वेश्चंस यही करवाऊंगा और मैं सबका चेक करूंगा कि कौन सही तरीके से प्लॉट कर रहा है। पहले इधर प्लॉटिंग सीख लो, कैसे करते हैं। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर प्लॉट करने के लिए, पॉइंट प्लॉट करने के लिए सबसे पहले एक्स को देखा जाता है, फिर किसको देखा जाता है? अच्छा, एक्स को रखने के बाद में एक बार फिर से हम 0 की तरफ आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमेशा जब किसी पॉइंट को हम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो सबसे पहले मैं 2 की तरफ जाऊंगा, तो ये हो गया हमारे पास, 0 से स्टार्ट करेंगे 1, और यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया ना पॉइंट। अब मैं वापस 0 पे नहीं होऊंगा क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर चुका हूं, अब आगे बढ़ जाऊंगा। अब बताओ वाई पे कितना चलना है? तो अब मैं यहां से बढ़ूंगा, ना कि यहां से। यहां से 8 पे नहीं जाऊंगा, मैं इस पहले 2 पे आऊंगा। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन पे चलूंगा, फिर एक्स डायरेक्शन से ऊपर की तरफ चलूंगा। तो मेरे को सबसे पहले 2 आना पड़ेगा 0 से। मैं यहाँ आ गया 1, 1 से आ गया 2। अब यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसके ठीक सामने में यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर दूंगा और ऊपर लिख दूंगा 2,8। क्या लिख दूंगा? कि ये वाला जो पॉइंट है वो 2,8 है। क्या है? यानी कि y डायरेक्शन से तो 2 इधर होना चाहिए और x डायरेक्शन से 8 ऊपर होना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है। दूसरा देखो भैया,
जब x पे 3 चलना है तो y पे कितना चलना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट प्लॉट करने के बाद फिर से 0 पे आके बैठ जाएंगे हर बार। अब यहां से काउंट मत करने लगना, उसका काम हो गया। हम फिर से कहां जाएंगे, तो 0 से हम भैया 3 पर चलेंगे, तो ये आ गया 1 2 3, यहां आ गए। अब इसके बाद में 7 चलना है, तो 8 के जस्ट नीचे यहां आ जाएंगे बेटा। ये हमारा 7 है, ये हमारा 3 है, ये आ गए इधर। इसको हम बोलेंगे भैया 3,7। क्या बोलेंगे, 3,7। अब इसी प्रकार भैया 4 के बाद में कहा जाओगे, 6, तो फिर से 0 पे आना है, 1 2 3 4। अब यहां से 6 पे आ गए, तो 6 यहां आ गया, ये हो गया आपका 4, अब आपको क्या करना है, अब आपको स्केल की सहायता से इनके क्रॉसिंग पॉइंट को डायगोनल मिलाना है। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा मिलाना है ना। तो आप स्केल से मिला दो, इस तरीके से ऐसे मिला दो भैया, और आपके पास में एक लाइन मिल जाएगी। अच्छा, इस लाइन को आपको आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है, चाहे आपके पास पॉइंट हो ना हो, पर इतना सा ध्यान रख लेना कि क्रॉसिंग पॉइंट मैच करने चाहिए। और क्रॉसिंग पॉइंट आराम से मैच करेगा, क्योंकि हर पॉइंट जो है ना कहीं क्रॉस पे तो आएगा, ऐसे किसी लाइन के क्रॉस पॉइंट पे आएगा। तो अब आप जो लाइन बना रहे हो ना, वो आगे वाली लाइन अगर आगे बढ़ा रहे हो, तो वो किसी क्रॉसिंग पॉइंट पे निकलना चाहिए। कहां निकलना चाहिए, बीच में से। जैसे मान लो यहाँ कोई डब्बा मिलेगा आपको, ऐसा कोई डब्बा मिलेगा, इस तरीके से कोई डब्बा मिलेगा, तो ये लाइन इसके क्रॉसिंग पॉइंट से निकलनी चाहिए। आ गई क्या बात समझ में, यानी कि यहाँ बीच में से ऐसे मत निकाल देना, ऐसे मत निकाल देना, ऐसे हमेशा कहां से निकलेगी, क्रॉसिंग पॉइंट से। यानी कि डार्क लाइन पे जहां क्रॉस बन रहा है ना, उस क्रॉस से लाइन आगे बढ़ेगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आगे हम इस डायरेक्शन को लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद में देखो, ये जो लाइन आपने बनाई है ना, ये वाली जो लाइन बनाई है इन पॉइंट्स का यूज करके, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, उस इक्वेशन को हम इसके ऊपर लिख देंगे ऐसे, x प्लस में y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन। आ गई बात समझ में। तो ऊपर आपके पास लाइन के पास बहुत जगह बचती है, आप हर पॉइंट की लोकेशन लिखने के बाद उस पॉइंट को भी शो करोगे, और साथ में ये लाइन जो बनी है वो कौन सी इक्वेशन से बनी है, उस इक्वेशन को भी आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। आ गई बात समझ में। अब सुनो भैया, आगे क्या करें कि सर इसका काम तो हो गया, इससे तो बन गई लाइन, अब बात करेंगे इसकी। देखो, सबसे पहले 1 पे चलेंगे, उसके बाद में कहां चलेंगे, इसके लिए आप फिर से 0 पे आ जाओ, कहां जाओ, तो x पे हम चलेंगे 1 और y पे कितना चलेंगे 5, तो 1 2 3 4 5 यहां आ गए बेटा, यहां इसके ठीक सामने यहां आ गए। इसको हम नाम देंगे 1, अच्छा, ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है, बहुत जगह रहती है, आराम से आप लिख सकते हो छोटा छोटा। आ गई बात समझ में। इसके बाद में देखो 2,6, तो 2,6 कहां आएगा, ये तो रहा 2 और ये रहा क्या 6 कहां रहेगा, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे। ये हो गया हमारा 2,6। इसके बाद में आप बोलो कहां गए, 3,7 कहां गए, तो देखो 3,7 इसमें भी था और 3,7 उसमें भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम पॉइंट है। सेम क्या है, अच्छा, इसके लिए जो 3,7 है ना, वो इसके लिए 3,7 है, कोई अलग से थोड़ी ना लेंगे 3,7 है। तो देखो फिर से 0 पे आ गए, 1 2 3 आ गए, वापस से कहां पहुंच गए बेटा, यही पहुंच गए, वापस से इसी पॉइंट पे। जब एक ही पॉइंट को दो बार लोकेट करते हो ना, इधर देखो, जैसे मान लो मैंने 3.7 को लोकेट किया ऐसे, ये हो गया भैया हमारा 3.7। अब मान लो इक्वेशन में फिर से 3,7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और सर्कल कर देंगे। अगर एक ही पॉइंट को आप दो बार डिनोट कर रहे हो, अगर एक ही पॉइंट आपको दोनों इंडेक्स में मिल रहा है, तो भैया उस पॉइंट पे आप डबल मार्किंग करोगे। क्या करोगे, तो देखो इन सब पर हमने सिंगल मार्किंग की है, क्या की है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे हम डबल मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, अब भैया इन तीनों को भी पकड़ के क्या कर देंगे, एक लाइन बना देंगे। क्या कर देंगे, ये वाली लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही हमारे आंसर होंगे। ये दोनों लाइन, मैंने बोला था ना इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, देख लो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। देखो अगर मैं इसको सेट करूं, x प्लस में y इक्वल टू 10 हो गया, इसको इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, ये भी इधर ले आओ तो माइनस का 10 इक्वल टू 0 बनेगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा भैया y माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0, सेट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का x प्लस का y और माइनस का 4 इक्वल टू 0। इन दोनों का रेशो बनेगा 1:-1, और इन दोनों का रेशो क्या बनेगा, इन दोनों का रेशो बनेगा 1/1। बताओ दोनों अलग अलग है ना, ये माइनस का 1 है और वो क्या है बेटा, प्लस का 1 है, तो दोनों सेपरेट है क्या, नहीं है, सॉरी दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो जब दोनों अनइक्वल होता है तो भैया लाइन क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग। देखो इंटरसेक्टिंग बन रही है कि नहीं बन रही। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये चेक करने के लिए नहीं कहा अगले ने, ऐसे नहीं बोल रहा कि आप नेचर चेक करो। जिस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा नेचर चेक करने के लिए, उसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको बिना नेचर चेक करने के लिए बोल रहा है कि सोल्व करके दिखाओ, तो 100% वो क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर देगा तो बेवकूफ बनाने के लिए तो देगा नहीं,
वो अगर आपको क्वेश्चन से नेचर चेक करवाएगा, पहले नेचर चेक करके देख लो, तो वो बाकायदा लिखेगा क्वेश्चन में कि एक बार ये टेस्ट करके देख लो क्या होगा कि नहीं होगा। अगर वो किसी क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि सॉल्व करके दिखाओ, फिर आपको नेचर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बस में वो इस तरीके से स्टेटमेंट बना के देगा कि उसके सॉल्यूशन निकले ही निकले। अच्छा अब देखो ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट हुई है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है बेटा, हम लिखेंगे हियर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 3,7। अच्छा इसका मतलब हमारे पास में जो x की वैल्यू हो गई वो तो कितनी हो गई, और जो y की वैल्यू वो कितनी हो गई 7। यही हमारा क्या है बेटा आंसर। अब देखो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे आंसर्स आए हैं वो सही आए हैं या गलत। क्यों, ये जो आंसर्स आए हैं ये हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए होने चाहिए। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये 10 आना चाहिए, तो ये आ रहा है क्या। अगर मैं x और y की वैल्यू को ऐड करूं तो 10 आना चाहिए, दोनों गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। अगर मैं 3 और 7 को ऐड करूं तो क्या 10 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। और इधर देखो हमने भैया लड़कों की संख्या को क्या माना था शुरू में x, अगर मैं लड़कों की संख्या के अंदर 4 जोड़ दूं तभी हमारे पास में क्या आना चाहिए, लड़कियों की संख्या। तो देखो लड़कों की संख्या कितनी आई 3, या बॉयज कितने आए 3। अगर मैं इस 3 में 4 ऐड कर दूं तो भैया गर्ल्स आनी चाहिए क्या, तो देखो आ रही है 7। यानी कि हमारी दोनों कंडीशन यहाँ क्या हो रही है बेटा, अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम क्या है, हमें एग्जामिनर की भी जरूरत नहीं है कि कोई हमारी कॉपी चेक करे ये बताए कि तेरा आंसर सही है या गलत। आप क्या करो, जो आंसर सारे हो ना वो किसी एक इक्वेशन में रख के देख लो, अगर इक्वेशन में रखने के बाद रिजल्ट सामने वही शो हो रहा है जो उनका रिजल्ट है, इसका मतलब आप 101% श्योर सही हो। आ गई बात समझ में, नोट कर लो फटाफट, और मेरे को नंबर नोट करो ना जब दिखा देना, दिखाते रहना, नोट करो बेटा वहां से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सबकी नजर बोर्ड पे। अब सुनो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 की भी ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। इसके मुझे एक क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन मैं कल आते ही सबसे पहले चेक करूंगा, उसके बाद में आगे पढ़ाना चालू करूंगा। आगे बात समझ में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना तुम कर लेना, नहीं क्वेश्चन नंबर में ये करना तुम ये भी नहीं होगा, 1/3 1/3 2/4, ये वाला कर लेना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ग्राफिकली मेथड से होगा, अभी वही बता रहा हूं मैं, ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो, मैं बता रहा हूं ना, तभी तो एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं ना तुमको। देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। जैसे मान लो तन्नू दीदी है, वो किसी स्टेशनरी की दुकान पे गई, स्टेशनरी की दुकान जानते हो जहाँ कॉपी किताबें मिलती है, तो इसने दुकानदार से कहा कि 5 पेन दे दो और 7 पेंसिल्स दे दो। तो दुकानदार को बोलेगी ना कितना पैसा चाहिए, तो दुकानदार बोलेगा 50 रुपीज लगेंगे, इतना सामान दे दूंगा, तो 50 रुपीज। लेकिन इसको ये नहीं पता कि एक पेन कितने का आया और एक पेंसिल कितने की आई, इसने तो टोटल पैसा दे दिया और उसने टोटल सामान दे दिया। अब इसके मन में ये आ रहा है कि भैया पेन कितने के थे और पेंसिल कितने की थी, तो ये इसको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि पेन तो एक्स है और भैया जो आपकी पेंसिल है वो वाई रुपीज है, तो हम मानेंगे भैया जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उसको हम लेट कर देते हैं, अज्यूम कर देते हैं। देखो भैया लेट the cost of pen x rupees and cost of pencil is y rupees, हमने ये मान लिया कि जो आपके पेन है उनकी कॉस्ट तो कितनी है बेटा x, कितनी है x, और जो आपके पास में पेंसिल्स है वो कितनी है y। अब हमेशा याद रखना प्रोडक्ट और कॉस्ट हमेशा मल्टीप्लाई होती है, प्रोडक्ट और कॉस्ट हमेशा क्या होती है, जैसे मान लो ये एक मार्कर 25 रुपए का है तो दो मार्कर कितने के हो जाएंगे 50 रुपए को जाएंगे ना, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई तो किया। हमेशा याद रखना भैया कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्ट से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है मल्टीप्लाई। तो देखो भैया हमारे पास पेन कितने हैं, हमारे पास 7 पेन है और पेंसिल्स कितनी है, तो हमने भैया 5 तो पेंसिल्स है, तो 5 पेंसिल्स को कुछ ना कुछ कॉस्ट की आएगी ना, उस पेंसिल की कॉस्ट को आपने क्या बोल रखा है
क्या बोल रखा है, y बोल रखा है, तो इसको तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे। और भैया आपके पास में पेन कितने हैं, आपके पास 7 पेन है, तो 7 पेन भी किसी ना किसी पैसे के आएंगे ना, रुपयों के आएंगे, उस पैसे को आपने क्या मान रखा बेटा x, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसको y मान लो, उसको x मान लो, तो कंफ्यूज मत हो ना कि सर पहले y लिख दिया बाद में x लिख दिया, चेंज कर लेंगे, इधर उधर कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा इन दोनों का जो टोटल मनी आएगा वो कितना आएगा बेटा, अब इसको सोल्व कर लो, ये तो हो जाएगा आपके पास 5y और ये हो जाएगा आपके पास 7x और ये हो जाएगा आपके पास 50। इक्वेशन नंबर बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। सैम एक और कैसे ऐसा ही है, तन्नू दीदी के साथ साथ में भैया ये भी खड़ी है, क्या नाम है, हिमानी। हिमानी भी बोल रही है दुकानदार से कि मेरे को 7 पेंसिल्स दे दो और 5 पेन्स दे दो, तो 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल है और पेंसिल कितने कॉस्ट की आएगी y, तो ये हो जाएगा 7y, क्या हो जाएगा। और पेन कितने ले रही है, ये 5 पेन ले रही है और इसकी कॉस्ट कितनी है x, तो 5x इसका हो जाएगा। और ये टोटल पैसे दे रही है बेटा 46, कितना दे रही है। अच्छा टोटल करने के लिए हमेशा क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, क्या करते हैं। जैसे मान लो आज मेरे एक पेन 2 रुपए का आता है और मेरे को 5 पेन लेने हैं, तो दुकानदार को मैं 10 रुपए दूंगा, कितने दूंगा, 5 2 10, और मुझे मान लो 7 पेंसिल्स लेनी है, हर पेंसिल 1 रुपए की आती है, तो 7 रुपीज दूंगा, तो 10 और 7 कितना हो गया 17, यानी कि दुकानदार टोटल पैसा कितना लेगा 7, टोटल करके दे रहा हूं ना, प्रोडक्ट तो प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है और टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो हमेशा ऐड होती है, क्या होती है। तो ये हमारे पास में 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे, तो हम एक एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम 1 हमारा क्या है, हमारे पास लिखा हो गया 7x प्लस में 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। इधर उधर कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये ध्यान में रखना है कि जो साइन होते हैं ना वो बदले ना, बाकी मैं इस बच्चे को उधर बैठा दूं, इसको इधर बैठा दूं, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। 2 + 3 करो चाहे 3 प्लस, कई बच्चों को ये दिक्कत होती है, सर ये इधर उधर क्यों कर देते हो आप, एक बार बताओ इधर उधर करने से फर्क क्या पड़ा, क्या पड़ा फर्क, वो 2 + 3 पहले भी 5 था, अब भी 5 है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो भैया। 10th क्लास में आने के बाद में इतनी समझ तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होते हैं, इधर उधर करने से भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इधर आ जाओ भैया, हम क्या करेंगे सर, किसी एक को हमको क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट करना पड़ेगा, हमेशा y को इंडिपेंडेंट कर दिया करो। इधर देखो ये 50 इधर है पहले से ही, सबसे पहले तो ये 7x हटाएंगे यहाँ से, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, देखो एक एक चीज बहुत ध्यान से देखना, अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी बस। सबसे पहले यहाँ प्लस था, इसको इधर लाए तो क्या हो गया माइनस का 7x। बताओ अभी भी y के आगे 5 लगा हुआ है ना, जब किसी नंबर के किसी वेरिएबल के पास में जो नंबर होता है उसका कोफिशिएंट होता है, और कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो भैया ये 5 इधर आके क्या हो गया, अब ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई बेटा, y की वैल्यू। अब इससे जुड़ा हुआ हम क्या बनाएंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे, क्या बनेंगे। अगर तुमको थोड़ा सा भी मोताफोड़ी का काम लगता है कि सर इतनी माताफोड़ी हम तो नहीं निकाले 3 पॉइंट, ये तो हमको कुछ डेंजर सा दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट तो निकाल लो। अब सुनो, मैंने अभी बताया था ना, यहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते, अपनी मर्जी से ऐसा नंबर रखो जिससे एक परफेक्ट नंबर आए। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो ये हो गया 50 माइनस में 7, यहां रख दिया 0, नीचे कितना है, अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, और अब मैं इस 5 को इस 50 से डिवाइड कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, तो आंसर आ जाएगा 10, क्या जाएगा, तो आप 0 बेशक रख सकते हो क्योंकि इससे एक परफेक्ट नंबर आ रहा है, लेकिन अगर इससे एक परफेक्ट नंबर नहीं आता तो मैं नहीं रखता 0। अच्छा यहाँ 0 रखने से काम हो रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ बेटा, तो फिर भाई भैया y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10, कितनी आ रही है, या तो आप डायरेक्ट कर लो या फिर आप ऐसे रफली भी कर करके देख सकते हो। अब सुनो, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ बेटा, तो 7 बन जा, और 50 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 43, और 43 5 से डिवाइड, तो भैया डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब भैया पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नंबर आएगा, वो मैं यहाँ रखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ग्राफ पर है ना ऐसे नंबर शो करने हैं जो अपने आप में परफेक्ट हो। आगे बस हमने इसके बारे में देखो, अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और अगर मैं 14 50 में से डिवाइड माइनस करूं तो कितना आएगा भैया, 14 माइनस करो रे तो ये 10 गया 40, और 40 में से 4 46, वो भी 5 से डिवाइड होगा नहीं। अच्छा मैं अगर 3 रखूं तो 7 3 जा 21, तो 21 भी शायद नहीं होगा। अगर मैं 4 रखूं तो वो भी नहीं होगा। अगर मैं 5 रखूं तो इधर देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 50 और यहाँ लिखता हूँ 7 × 5, मैं यहाँ x की जगह क्या रख रहा हूँ बेटा
तो भैया इधर देखो, ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा हमारे 7 5 से कितना होता है, और नीचे कितना है, तो भैया ये हटाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा, तो 15 में 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 3। यानी कि सर हम रख सकते हैं, अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन में रखना है बेटा, रख सकते हो क्या। यानी कि हम यहाँ पर 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, हम यहाँ वही वैल्यू रखेंगे जहां से एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकल के आए, है ना, फ्रैक्शन में या पॉइंटों में नंबर। तो देखो भैया पहली इक्वेशन का हमारा काम हो चुका है, 2 पॉइंट्स हमको चाहिए थे, वैसे 3 निकालो तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन 2 से ही काम कर लिया करो। अगर तुमको इजी लग रहा है तो 3 निकाल लो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि सर इतनी माथापड़ी कौन करे तो 2 पॉइंट्स निकाल लो। कितने निकाल लो, 2। अब आ जाओ भैया इधर, अब हम लिखेंगे क्या बेटा, फ्रॉम टू, क्या लिखेंगे, अब फ्रॉम टू क्या है, देखो ये रहा, यहां लिखेंगे 5x प्लस में 7y इक्वल टू कितना है 46। सबसे पहले हम y को सेपरेट करते हैं, तो ये हो गया 46, ये हो गया माइनस का 5x डिवाइडेड में क्या जाएगा 7, क्या जाएगा। अब भैया हम इसका भी क्या बनाएंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे। कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, 2, और ज्यादा से ज्यादा 3 रख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या रख लो, 3। अब सुनो भैया, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो 46 में से 5 माइनस करोगे 41 आएगा, तो उससे तो काम होगा नहीं। अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 36 आएगा, उससे भी काम नहीं होगा। अगर मैं 3 रखूं तो 5 3 जा 15, अगर 46 में से 15 माइनस करते हैं तो कितना आएगा भैया, 1 आ गया, और ये कितना हो गया 3, ये भी नहीं होगा। अरे 6 माइनस 4 कितना होता है, 5 कितना होता है 1, और 4 माइनस 1, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 4 रखूं तो 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 रखते हैं तो आंसर कितना आता है भैया, ये भी नहीं होगा। अगर मैं वहां 5 रखूं तो 46 में से भैया आप 25 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से ये आएगा 21 आएगा, 7 की टेबल में आएगा ना। तो मैंने कितना रखा भैया यहाँ पे 5, क्या रखा। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं, अगर मैं बेटा x की जगह 5 रखता हूं तो 5 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 25। और जब हम 46 में से इस 46 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर में कितना आएगा 21। और ये 21 बेटा 7 से डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, कितने टाइम डिवाइड होता है 3 टाइम। तो भैया हम यहाँ लिख देंगे 3, क्या लिख देंगे, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब 5 रखने के बाद में हम देखो, अब 5 है ना, अब इधर माइनस में आ जाओ, हम माइनस में भी नंबर रख सकते हैं। बताओ अगर मैं यहाँ माइनस में 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, अगर मैं बेटा यहाँ पर माइनस में रखता हूँ तो ये हो गया हमारे पास में क्या 5, और ये हो गया माइनस का 1। बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, तो 46 और 5 कितना हो गया 51। तो 51 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो हम -2 रख के देख लेंगे, तो -2 रखेंगे तो कितना जाएगा 10, तो ये 56 हो जाएगा। तो 56 7 की टेबल में आता है 8 टाइम, आता नहीं आता। देखो मैं यहाँ माइनस रख रहा हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, तो इधर तो हो गया 46, और 5 2 जा कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और नीचे किससे डिवाइड करना है, तो भैया 7 8 से 56 होता तो है, 7 8 56 होता है ना। अब इधर देखो मैंने क्या रखा बेटा, इधर x की जगह -2 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब आपके पास में पॉइंट्स आ चुके हैं, ग्राफ आप मुझे ये भी बना के दिखाओगे कल, और मैंने आपको बता ही दिया। होमवर्क क्या है आपके लिए, एक क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि इसका तो मैं ऑलरेडी सारा काम कर चुका हूं। आपको नंबर प्लॉट करके लाइन ही तो बनानी है, और क्रॉसिंग पॉइंट देखो 5,3 पे मिलेगा, किस पे मिलेगा, देखो इधर भी 5,3 है, उधर भी 5,3, इसका मतलब आंसर 5,3 है। क्या है, अगर दोनों इंडेक्स में सेम पॉइंट मिल गया ना तो वही आंसर होता है। आ गई बात समझ, चाहे ग्राफ बनाओ चाहे मत बनाओ। अब इधर देखो भैया, होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट करना है। कौन सा पार्ट करना है, आ गई बात समझ में। और जो भैया ऑनलाइन देखे उनके लिए लिख ही देते हैं हम। क्या है भैया, क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू 0, और इधर क्या है बेटा 4x माइनस में 2y, और ये कितना है माइनस का 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली मेथड से करके लाना है। किससे करके लाना है, और ये जो क्वेश्चन बताया है इसको भी आपको ग्राफिकली मेथड से, सारा काम तो ही गया, ग्राफ बना के लाना है। कल आओगे सबसे पहले मेरे को चेक कराओगे, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो।